सबसे पहले गुरु चरणों में मेरा वंदन रहेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मेरे मेरे आदर्श जो है डॉक्टर रामदास अवार्ड सर, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद को कैसे ग्लैमरस बनाते हैं या फिर आयुर्वेद में कैसे ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, या आयुर्वेद में कैसे हम लोगों को स्पेशलाइजेशन वर्क कर सकते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर वैद्य अपने आप में सुपर स्पेशलाइजेशन है। वो चाहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनेगा, वो चाहे तो नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकता है, वो चाहे तो कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है, वो चाहे तो स्पाइन एंड जॉइंट केयर का काम रूमेटो आर्थराइटिस बन सकता है। तो आयुर्वेद के लिए हमें सौभाग्य की बात है कि हमें इतनी सारी विधाएं मिलती है, या इतने सारे हम डिसीज को हैंडल कर सकते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है स्पाइन एंड जॉइंट केयर पे, तो मैं उसकी शुरुआती संरचना के बारे में बताऊंगा कि स्पाइन जो हमारी होती है, जिसकी संरचना होती है, वो 5 भागों में डिवाइड होती है। वैसे बहुत सभी लोगों को ये पता होगा, पर इसे समझने से बहुत आसानी होगी कि हम किस तरीके से स्पाइन के पेशेंट को देखें या फिर उसे एग्जामिनेशन करें। यहाँ पे मैं आपको जो भी मेरे केस को या फिर जो भी इस रोग के बारे में बताऊंगा, जो मेरा विषय है, ये सब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकली हूँ, एकेडमिक नहीं हूँ। इसलिए कुछ हो सकता है कि कुछ चीजों में अलग परिवर्तन दिखे, पर मैं जहाँ जितने भी मेरे अनुभव बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा, जिससे मुझे यहाँ पे इतने पेशेंटों का यश मिला है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है हमारी, वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल जो होती है वे 5 बोन से मिलके बनती है, जो C1 से लेकर C7 तक रहती है। ये छोटी छोटी वर्टिब्रा मिलके एक पूरा सर्वाइकल वर्टिब्रा बनाती है। देन उसके बाद हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा आती है, जो T1 से लेकर T12 तक होती है। उसके बाद हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है, जो L1 से लेकर L5 तक होती है। उसके बाद सेक्रम होता है। सेक्रम जो होता है S1 से S5 तक होता है। और कोकिक्स होता है, जो 4 बोन से मिलकर बनता है, जिसे हम टेल बोन भी कहा जाता है। ये जो स्पाइन होती है, ये एक नेकलेस की तरह पूरे हमारे पूरे स्ट्रक्चर में रहती है, जो छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो नेक में होती है, और थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है वो हमारे चेस्ट में होती है। लंबर वर्टिब्रा जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसी में पाई जाती है, जो हमारी बैक में होती है। और सेक्रम जो होती है हमारी वर्टिब्रा, इसमें इसी की वजह से ये हिप्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और कोकिक्स होता है, जो टेल बोन होती है, जो कि सबसे लास्ट में होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे इसका स्ट्रक्चर अच्छे से हम लोग को समझाया है। अभी स्पाइन डिसऑर्डर्स की बात करें तो जो इसके पेशेंट्स हम लोगों के पास क्लिनिक में आते हैं, वो कई मोटी फाइल लेके आते हैं, और उनके पास कई लोगों के पास एक्सरे रेडियोग्राफ रहता है, फिर MRI रिपोर्ट्स और MRI फिल्म वो साथ में लेके आते हैं। तो हम लोग अपने क्लिनिक में इनको एक्सरेस को और MRIs को कैसे समझ सकते हैं, उस पर आप हमको प्रकाश डालिए। जी दिनेश जी, बहुत अच्छा आपने हमें पूछा कि जनरली क्या होता है कि हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस लेकर ही आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या स्पाइन सर्जन के पास कहीं ना कहीं ओपिनियन लेके आते हैं। देन उन्हें सर्जरी जब बताई जाती है, देन वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढते हैं या अल्टरनेट कुछ ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, तो आयुर्वेद के पास आते हैं। तो उसमें जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, उस रिपोर्ट्स में हमें जिस तरीके से देखते हैं कि एक साइड में मैंने आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक स्पाइन का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें अलग अलग तरीके के चेंजेस आपको दिखेंगे। जिसमें सबसे पहले ऊपर नॉर्मल डिस्क दिख रही है आपको, ठीक है। और हम अगर देखें तो इसमें अलग अलग तरीके के डायग्नोसिस होते हैं, जैसे L4, L5, S1 डिस्क बल्ज, ऐसा हमारा नीचे इंप्रेशन में लिखा रहता है रिपोर्ट्स में। लंबर स्पाइन डीजनरेशन इस तरीके से लिखा रहता है। ओस्टियोफाइड चेंजेस इस तरीके से लिखा रहता है। सीवियर नर्व रूट कंप्रेशन ये पता चलता है। लंबर स्पाइन स्टोनोसिस पता चलता है। और सर्वाइकल के लिए जैसे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन C3, C4 एंड C5, C6 नर्व कंप्रेशन ड्यू टू डिस्क हार्निएशन,
इस तरीके से आपको मिलता है। एक्सरे में इसको कैसा समझा जाए? जी, बहुत सारी जगह होता है कि हम पेशेंट को एमआरआई नहीं उनके पास होती है, या फिर वो कैपेबल नहीं होते, या हमारे जगह अगर पेशेंट आता है तो हम उसे एमआरआई नहीं करवा पाते हैं, या फिर वो कैपेबल नहीं होता है, तो हम एक्सरे उससे करवा सकते हैं। एक्सरे बहुत ज्यादा फाइंडिंग नहीं करता, पर हाँ कुछ चेंजेस हम उससे देख सकते हैं कि एक्सरे से हम पूरा फाइनल डायग्नोसिस नहीं कर सकते नर्व कंप्रेशन का। तो एक्सरे में हम देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी एक एक्सरे देख रहे हैं, इस एक्सरे में आपको नॉर्मल एक्सरे दिखेगा कि नॉर्मल हमारी वर्टिब्रा में जो वर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें जो स्पेस होती है वो आपको प्रॉपरली दिख रही है। दोनों तरह के व्यू आपको दिख रहे हैं, तो इन व्यू को हम नॉर्मल देखेंगे। हम नॉर्मल को देखेंगे तभी किसी एबनॉर्मल एक्सरे को समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपको स्लाइड में एक नॉर्मल एक्सरे बताया है। इस नॉर्मल एक्सरे में दोनों व्यू दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट मेरा है लंबर स्पॉन्डिलोसिस या डीडीडी। तो इसमें डिस्क डीजनरेटिव डिसीज इसको बोलते हैं, डीडीडी को। तो इसमें हमें किस तरीके दिखेंगे, आप देखेंगे कि एक राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एक स्पाइन का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा स्लाइटली बेंड भी दिख रहा है, आपको कर्व दिख रहा है। उसमें आप देखेंगे कि नीचे की जो सबसे लास्ट वर्टिब्रा है वो होती है आपकी L5। ठीक है, L5 सबसे नीचे देखेंगे तो L5 में आप देखेंगे कि छोटे छोटे से कोने निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से बारीक 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 आपको दिखेंगे। उसके ऊपर वाली डिस्क में देखेंगे तो स्पेस कम हो रही है, ऊपर के वाली डिस्क में थोड़ी स्पेस अच्छी है, उसके ऊपर वाली की स्पेस में ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो L4 और L5 डिस्क में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दिख रही है, ड्यू टू कहीं ना कहीं डिस्क जो है रही है, इंटरवल्टरी डिस्क है, उसकी जो साइज है वो कम हो रही है या उसकी थिकनेस कम हो रही है, जिसके कारण हो सकता है कि ऑस्टियोफाइट्स भी बन रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण यहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है। दूसरी तरफ स्पाइन के दूसरे पॉइंट में भी आप देखोगे कि L4 L5 में नीचे जो रह रहा है, सबसे L5 वाली जो है वो S1 से चिपक रही है। तो L5 इस एक्सरे को देख के हम देखेंगे कि इसका अगर MRI हम किया जाए तो इसमें L4 L5 S1 डिस्क बल्ज या नर्व कंप्रेशन ऐसी तरह की चीजें मिलेगी आपको। जी डॉक्टर साहब, काफी अच्छा आपने इंटरप्रिटेशन समझा है। एक्सरे एमआरआई काफी सारे लोग साथ में लेके आते हैं और इस जानकारी से सभी को बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब आगे हमें भी ये बताइए, जैसे लंबर डिसीजेस की बात करें हम, सर्वाइकल डिसीजेस की, तो स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को क्लिनिकली साइन सिम्टम्स से हम लोग कैसे समझे? पेशेंट्स क्या साइन सिम्टम्स लेके आएगा जिससे हम लोग उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा निदान उसका तय करेंगे? जी बिल्कुल। जनरली सबसे पहले हम बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि हमने बताया कि वो नेक में होती है, और नेक में होने के कारण वहां की जो वर्टिब्रा होती है वो C1 से लेकर C7 तक हमने बताई गई है। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है कोई स्पेशल रोग नहीं बताएगा यहाँ पे, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो उम्र के साथ होती रहती है। 50 वर्ष की उम्र तक ये लगभग 80% लोगों में दिखाई देती है। जैसा कि बताया गया है कि सर्वाइकल स्पाइन नेक पार्ट में होती है, जहां 7 बोन मिलकर ये स्पाइन को बनाती है। हर एक बोन के बीच में कुशन की तरह आप देख रहे होंगे, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, हर एक के बीच में कुशन की तरह रचना होती है, जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो होती है उसे डिस्क कहते हैं। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं जिसे। अब सर्वाइकल बोन के बीच में मुख्य रूप से 2 रचनाएं होती है। ठीक है, पहली रचना एक मोटी वेन होती है जो ब्रेन से होकर स्पाइन के निचले भाग तक यानी कि लंबर तक जाती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम। प्रत्येक वर्टिब्रा के साइड में आप देख रहे होंगे कि वर्टिब्रा एक बीच में से आ रही है, उसके साइड में 2 छिद्र होते हैं लेफ्ट और राइट में, जहां से स्माइल नर्व निकलती है। स्मॉल नर्व जो निकल रही है वो हमारे मतलब ये एक मुख्य वेन होती है जिसकी शाखाएं होती है, दोनों साइड से निकलती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों। ये दोनों जो नर्व होती है ये दोनों अपर लिम्ब को मतलब हमारे दोनों हाथों को ब्लड सप्लाई करती है। अब जब डिस्क डीजनरेशन या डिहाइड्रेट होती है, मतलब ये डिस्क जो होती है ये डिहाइड्रेट होती है, इसमें पानी की कमी हो जाती है। ये पूरा जो डिस्क होता है ये 80% फ्लूइड रहता है इसके अंदर, और ये जब फ्लूइड की कमी होती है तो ये डीजनरेशन के कारण, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कम होने के कारण
या एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होने के कारण जब होता है तो इसे स्टोनेसिस कहा जाता है। जैसे स्टोनेसिस के भी हमको वर्ड्स मिलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे नर्व के पैसेज को कम करता है, मतलब उसका जो पैसेज है जो नर्व का उसको नैरो कर देता है, जिससे ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे हाथों एवं गर्दन में दर्द शुरू होता है। जैसे कि हम एमआरआई में भी देखते हैं, एमआरआई में C4 C5 नर्व कंप्रेशन मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि C4 C5 वर्टिब्रा की नर्व रूट जो है वहां से कंप्रेस्ड हो रही है और ब्लड सप्लाई में रुकावट डाल रही है कहीं ना कहीं, जिससे क्या होगा, हाथों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, झिंझिनाहट आएगी, सुन्नपन लगेगा, हाथ में कमजोरी भी महसूस हो सकती है। ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे ऐसे शब्द जो होते हैं, टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस और ये सब पेन, और इन सब अगर एक साथ मिलते हैं तो इसे यहाँ पे रेडिकुलोपैथी कहा जाता है। जब हम रेडिकुलोपैथी अगर शब्द इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इस तरह की टिंगलिंग, नमनेस, ये सब चीजें मिलेगी। अगर सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करेंगे तो सिर्फ नेक में पेन मिलेगा उसको, बाकी जगह पेन नहीं मिलेगा। अगर बाकी जगह पेन मिलेगा तो उसे रेडिकुलोपैथी हम कहते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड में जब दर्द शुरू होता है, ये तो हमने नॉर्मल साइड की बात कर ली कि साइड की वेन जो है उसकी नर्व रूट जो है वो कंप्रेस हो रही है, पर जब स्पाइनल कॉर्ड में दर्द शुरू होता है, जिससे हाथों के साथ साथ पैरों में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो पूरा की पूरा लंबर को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण पैरों में भी झिंझिनाहट और स्टूल और यूरिन का कंट्रोल भी रुक जाता है कभी कभी। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं वो सब ये चेक करते हैं पूरा। तो इसमें जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उस इस तरह की अगर पैरों में भी उसको नमनेस आ रही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण, तो इसे माइलोपैथी कहते हैं। माइलोपैथी जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। अब आजकल ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ 50 साल के बाद की उम्र के लोगों में नहीं रही है, ये जो उम्र है वो 18 से 30 साल के पेशेंटों में भी मिलने आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि अनियमित दिनचर्या का होना, कंप्यूटर पे ज्यादा चलाना, मोबाइल चलाना ज्यादा करना, या ज्यादा ट्रेवलिंग करना, या एक्सेसिव स्मोकिंग करना। धूम्रपान करने से भी जो हमारा शरीर का कैल्शियम है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इससे कारण ये फैलता है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने शेयर की है। सर्वाइकल के साथ ही आजकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के भी केसेस काफी बढ़ रहे हैं, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी हमारे क्लिनिक्स में काफी ज्यादा रुग्ण आते हैं। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को हम लोग कैसे समझें, उसका कैसे निदान करें, उसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह के बारे में बताइए। जी बिल्कुल दिनेश जी, हमारे पास सर्वाइकल के साथ लंबर के भी आते हैं, और मैक्सिमम पेशेंट लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गृहिणियां होती है जो बहुत घर में वेट उठाती है, घर पे झुक के काम करती है, दिनचर्या अनियमित होती है, इन कारणों से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मैक्सिमम होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, इसी कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ज्यादा पेशेंट हमारे पे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के आते हैं। अब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और उसकी रेडिकुलोपैथी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि स्पाइन, लंबर की जो स्पाइन है वो 5 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो L1 से लेकर L5 की नर्व मिलकर एक नर्व बनाती है, मतलब L4 और L5 और S1। आप देख रहे होंगे फोटो में कि आपको 3 नर्व दिख रही है, 3 नर्व मिलकर एक मोटी वेन को बना रही है। ठीक है, तो ये तीनों नर्व कहाँ से निकल रही है? L5 से निकल रही, L4 से निकल रही है, L5 से निकल रही है और S1 से निकल रही है। ये तीनों मिलके आगे ये शाखाएं मिलके एक नर्व को बना रही है, जिसे हम साइटिक नर्व कहते हैं। और ये एक मोटे होती है, मतलब हमारे थंब जो होता है, हैंड होता है, उसके थंब के बराबर मोटी होती है ये नर्व। ठीक है, इतनी मोटी ये होती है। ज्यादातर एमआरआई में डिस्क बल्ज जैसे बताया जाता है। तो डिस्क बल्ज भी जो होता है ये कभी कभी सामान्य लोगों में भी मिल जाता है, कि हम ज्यादा किसी चीज को उठाया या फिर किसी तरीके से हमने किसी जगह पे गिर गए, तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्क बल्ज हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें साइटिका बोल के भी काफी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, तो साइटिका से इसका क्या संबंध है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे मेरे डिस्क बल्ज के बारे में बताया आपको,
ठीक है। तो साइटिका के लिए हमको डिस्क बल्ज को भी समझना है, क्योंकि वो ही डिस्क बल्ज जो हम इससे नॉर्मल लेते हैं, या पेशेंट इसे नॉर्मली पेन किलर या किसी तरह की चीज खा के या फिर टेम्पररी सॉल्यूशन करके उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आगे चल के ये साइटिका और आगे की भी तकलीफ होती है। जैसे कि डिस्क बल्ज जो होता है, तो डिस्क जो होती है, एक मैंने बताया आपको कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बहुत सारे कारणों से, जैसे डीजनरेशन कारणों से उसमें बल्ज आता है, या डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी डिस्क, पानी की कमी होती है, उसके कारण होता है। तो इसके कारण से क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है उसकी स्पेस कम हो जाती है, ठीक है। जब डिस्क बल्ज होता है तो इसको हम अगर टर्मिनोलॉजी देखें कि बल्ज का मतलब होता है एक उभार या कोई चीज बाहर आ जाना, या किसी तरह से बाहर निकला हुआ होना, या सूजन होना, इसे हम बल्जिंग कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और जब ये बल्जिंग एक्सेसिव होती है, पेशेंट नेग्लेक्ट करता है, तो ये बल्जिंग ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ये बल्जिंग ज्यादा बढ़ती है तो एक पिंच करती है, जैसे कि आप नीचे की फोटो में देख रहे होंगे कि एक स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइन के साथ में, और वहां से डिस्क जो है, ये हार्निएटेड डिस्क लिखा है, वहां से वो उसे पिंच कर रही है नर्व को, मतलब वो सीधी की सीधी स्पाइनल कॉर्ड को पिंच कर रही है, ठीक है। तो इसे हार्निएशन कहते हैं। हार्निएशन हम जब कहेंगे जब डिस्क बल्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि जब भी एमआरआई रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास आए, तो हम किसी भी एमआरआई रिपोर्ट्स को एकदम फाइनल डायग्नोसिस नहीं माने, हम क्लिनिकली भी उसे चेक करें कि पेशेंट अगर ये बोल रहा है कि एमआरआई अगर डिस्क बल्ज की है, हमारे पास डिस्क बल्ज लेके एमआरआई आया, अब वो पता चला एमआरआई जो है वो 4 साल पहले नहीं है, अब 4 साल से पेशेंट उसी एमआरआई को लेके घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, डॉक्टर के पास कहीं जगह घूम रहा है, और 4 सालों से वो डिस्क बल्ज ही, हर डॉक्टर उसको समझ रहा है कि ये तो डिस्क बल्ज ही है। पर हम क्लिनिकली जब देखेंगे कि ये डिस्क बल्ज से होके हार्निएशन पे तो नहीं पहुंच गई है, ये कब पता चलेगा हमें, ये तब पता चलेगा जब हम उसे क्लिनिकली फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए कभी कभी एमआरआई के नीचे लिखा रहता है प्लीज करेक्ट क्लिनिकली, मतलब हर पेशेंट को एमआरआई देख के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए कि पेशेंट ने हमें व्हाट्सअप कर दी एमआरआई, हमने एमआरआई देख ली कि ये है, और हमने सोचा कि अरे चलो इसमें तो ये, और ट्रीटमेंट करा। हमें क्लिनिकली फाइंड आउट करना है, क्लिनिकली में उसके साइन सिम्टम सभी देखने हैं। इसी तरीके से जैसे आपने दिनेश जी साइटिका का मुझे पूछे, तो हम साइटिका की जो बात करते हैं, लगभग सभी के प्रैक्टिस में साइटिका के काफी पेशेंट्स आते हैं, और काफी पेशेंट ठीक भी हुए होंगे, सभी के पास ठीक हुए होंगे। और ये पेशेंट जो रहते हैं, ये कभी कभी एक्यूट फेज में आते हैं, कभी कभी क्रोनिक फेज में भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो साइटिका का मतलब क्या होता है कि साइटिका में बैक पेन और लेग पेन होता है, ठीक है, बैक पेन और लेग पेन दोनों होता है। कभी कभी ये पेन बैक में ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके बटक में रहेगा, बैक में ही रहेगा उसको। और कभी कभी ये पेन बैक में ही ना होके सीधा लेग में भी जाता है, मतलब रेफर्ड पेन होता है, या ट्रेवल करके ये पेन लेग तक भी जाता है। तो लेग पेन भी 2 तरह के हो जाते हैं फिर। अब ये लेग पेन क्या होता है, कभी कभी तो बटक से लेकर सिर्फ थाई तक रहता है, कि इतने ही जगह पेशेंट बोलता है मुझे यहीं तक पेन होता है। और कभी कभी पेशेंट ये बोलता है आके कि ये पेन मुझे बटक, थाई और कॉफ मसल्स में भी जाता है, नीचे भी ये ट्रेवल करके नीचे तक पहुंच जाता है। अब साइटिका मोस्टली एक साइड में होती है, पर अगर दोनों साइड में हो, दोनों तरफ पैरों को पेशेंट को दर्द हो रहा है कि मुझे दोनों ही पैरों में ये ट्रेवल कर रहा है पेन, तो इसका मतलब होता है कि जो उसकी केनाल है, मतलब जहां उसकी वेन ट्रेवल कर रही है नीचे तक, उस केनाल में कहीं ना कहीं कंप्रेशन आ रहा है। मतलब ये कंप्रेशन सिर्फ उसकी शाखाओं में नहीं, केनाल में भी आ रहा है, जिसे केनाल नेरोइंग कहते हैं, या फिर कह सकते हैं। और ये सेंट्रल से डिस्क बल्ज हुआ है, इसलिए दोनों पैरों में पेन आता है। तो साइटिका का मतलब यहाँ पे कहीं पे भी नर्व कंप्रेस्ड हो रही है, साइटिक नर्व कहीं पे भी कंप्रेस्ड हो रही है, तो इसे साइटिका बोलते हैं। वो कहीं से भी आपको पेन पता लग सकता है। जी। अच्छा, इसकी जो एक्यूट और क्रोनिक फेजेस हैं जी, एक तो एक्यूटली पेन स्टार्ट हुआ और एक वो काफी लंबे समय से पेन लिए घूमता है, तो इन दोनों को में क्या डिफरेंशिएशन, इसको कैसे समझेंगे और इसका क्या महत्व है क्लिनिकली? जी, बहुत 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 अच्छी बात आपने करी है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता है तो हमको पेशेंट बोलता है कि ये तो हमको अभी 2 दिन से हो रहा है, 5 दिन से हो रहा है। कभी कभी पेशेंट ये सोचता है कि अरे डॉक्टर को बोल दिया 5 साल से है, तो डॉक्टर पता नहीं कितनी महंगी दवाएं देगा, कितना सब कुछ करेगा। तो पेशेंट आके सिर्फ हमको बोलता है, या तो कभी कभी बोलता है कि मुझे तो ये भी 5 दिन से हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्यूट फेज में लेते हैं, और एक्यूट फेज में जो रहता है हम उसको ज्यादा ध्यान देके ट्रीटमेंट, चिकित्सा नहीं करते हैं, छोटा मोटा ट्रीटमेंट देके सोचते हैं 4-5 दिन से हुआ है तो ये ट्रीटमेंट
ठीक से नहीं हो रहा है। तो अब क्या बिल्कुल। करना है हमें कि सबसे पहले उसको हमको पता करना है कि ये सिम्टम कैसे होते हैं। तो अब इसमें कुछ सिम्टम क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी होते हैं, जैसे साइटिका के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं जो क्रोनिक में जाते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें टिंगनिंग होगा, वीकनेस होगा, नमनेस होगा, मोटर वीकनेस भी होगा। मतलब मोटर वीकनेस मतलब कैसा होगा कि ब्लेडर और बोवेल कंट्रोल वीक हो जाएगा। मतलब पेशेंट बोलेगा कि मुझे यूरिन आती पता नहीं चलती है, मेरा स्टूल आता है मुझे पता नहीं चलता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, चलते चलते पैरों में से पैर हट जाता है। मतलब यानी पैदल चलने में उसके चप्पल निकल जाते हैं या चप्पल खुद से नहीं पहन पाता है। मतलब कि इसका मतलब है कि नर्व पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और पैर का अंगूठा भी वो ऊपर नहीं कर पाता। आप बोलोगे कि आपके पैर के अंगूठे को आप ऊपर की तरफ करो, वो नहीं कर पाएगा अगर मोटर वीकनेस है, नर्व कंप्रेशन ज्यादा है। और टोज और हील, मतलब आप उसको अगर बोलोगे कि आप आपके टोस पे खड़े हो जाओ, एड़ियों पे खड़े हो पंजों को ऊंचा करके, तो वो नहीं खड़ा हो पाएगा। या आप आपके बोलोगे कि आप एड़ी के ऊपर छोड़ के आप सिर्फ पंजे पे करो, एड़ी को ऊपर करके पंजे पे खड़ा हो, तो भी वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर ये एग्जामिनेशन देख लिया आपने तो इसमें आप डिवाइडेड कर सकते हैं कौन सा क्रोनिक है, कौन सा एक्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी क्लिनिक पर हम लोग कुछ एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्या, कि कोई टेस्ट करके देख लें कि ये जी साइटिका बिल्कुल है बिल्कुल कितना बिल्कुल है? बिल्कुल। जी मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट को सबसे पहले डायग्नोसिस सीखना है हमें, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं सीखेंगे हम आगे के ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या फिर ट्रीटमेंट करने में या समझने में। कि पेशेंट आजकल बहुत एजुकेटेड होते हैं, नेट पे इतनी सारी चीजें पढ़ के आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, ये क्या होता है। तो हमें एक एजुकेटेड होना है कि उन्हें समझा सके। अगर हम उन्हें उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, या फिर जिस भाषा में उसको रहता है, और तो वो क्या होगा कि उसे एक हमें पे फेथ हो जाएगा कि हाँ डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करा है, डॉक्टर इस बीमारी को बिल्कुल अच्छे से जानता है, डॉक्टर को इसका पूरा नॉलेज है, तो ये बिल्कुल मेरी बीमारी को ठीक करेगा। तो हमें हर पेशेंट को, अगर सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है तो हमको लगभग 30 मिनट्स में हर पेशेंट को, नए पेशेंट को 30 मिनट्स देता हूँ एग्जामिनेशन करने में, पूरी फाइल पढ़ने में, उसकी दिनचर्या वगैरह सभी पता करने में। तो अब इसमें एक टेस्ट होता है SLR टेस्ट, ठीक है। SLR टेस्ट मतलब होता है स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट, ठीक है। ये कॉमनली बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं हर पेशेंट को, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कितना ज्यादा सीवियर भी है। तो जब हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे पहले तो लेटा देंगे SLR टेस्ट में। अब उसके लेफ्ट या राइट लेग जहां उसको पेन होता है उसमें चेक कर सकते हैं, या फिर पेन नहीं होता तो भी हम चेक करके देखें। तो उसको जब हम 35 to 70 डिग्री के ऊपर पर उसको पेन चालू हो, तो इट मीन समझना कि उसको कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन है, इट मीन्स SLR टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको पैर को वहां तक ले जाना है और वहां पे ले जाके पेशेंट के चेहरे को देखना है, क्योंकि पेन का सबसे पहला आईना जो है वो हमारा मुख है, दर्पण है। उसके चेहरे को देखे, कहीं पे भी अगर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो उसे पेन आता है तो वहीं रोके। देन तो साइन बताए गए यहाँ पे, एक ब्रिगार्ड साइन होता है, एक नेरिस साइन होता है। ब्रिगार्ड साइन जो होता है वो क्या होता है, तो हमको उसके पैर को ऊपर की तरफ ले जाना है, नी को बेंड नहीं करना है, हमारी जो हीप है उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जहां पेन उसको आता है उस पेन से हल्का सा स्लाइटली नीचे लेके उसकी जो एंकल होती है, तो एंकल को डोर्सल फ्लेक्शन करना है, मतलब कि आगे की तरफ झुकाना है। जब आगे की तरफ झुकाएंगे तो पेशेंट को या तो टिंगनिंग होगी, मतलब झिंझनी, नमनेस होगा या झुंझुनी, उसको सुन्नपन होगा, या उससे पेन होगा। उससे पूछिए, अगर ये मिलता है इट मीन्स ये पेशेंट को हार्निएशन है कहीं ना कहीं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का। और यही एक नीरी टेस्ट होता है, नीरी साइन होता है। नीरी साइन में क्या करते हैं, उसी तरह से पैर को रखते हैं और गर्दन को फुली फ्लेक्स करने को बोलते हैं, आगे की तरफ जब फुली फ्लेक्स करते हैं गर्दन को, तो पेशेंट को टिंगलिंग, नमनेस या किसी तरह की वीकनेस आती है, तो वो पूछना है। अगर ये भी हमें मिलता है दैट मीन्स इसे प्रॉब्लम है, ये पेशेंट भले हमें आज लेके आया पर इसे कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। ग्रेट, बहुत सुंदर वर्णन डॉक्टर साहब। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में, व्याधि के बारे में समझ ली। अब इसके बाद आप बताइए, आपके पास इसके काफी सारे पेशेंट आते हैं, कितना हम लोग उस पेशेंट को उपशय दे सकते हैं? क्या हम उसको बताएं कि कितना ठीक होगा, नहीं होगा, कितने समय में ठीक होगा? इसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल। अब इसमें हम जो है
आयुर्वेद की बात करें तो अभी तक जी। मेरे अनुभव के से 100% उपशय मिला है मेरे पास पेशेंटों अरे का। वाह! और बढ़िया। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे पास पेशेंट के यूट्यूब पे मेरे हैं जो अपने बीमारी के बारे में शेयर करते हैं हमसे। जी। और आयुर्वेद में जितना अच्छा उपशय मिलता है उतना उपशय मेरे ख्याल से और कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद में अस्त्र शस्त्र सब कुछ बहुत अच्छे से हमारे पास है। तो ग्रेट। आयुर्वेद चिकित्सा में 100% उपशय मिलता है। तो इसमें मुझे काफी मिले हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो हम लोग इसको समझना चाहेंगे, आयुर्वेद से ये जो व्याधि आपने बताई है, इसको कैसे समझें, इसका निदान क्या है, संप्राप्ति कैसे बनाएंगे, इस किस व्याधि से जी इसको आयुर्वेद में कोरिलेट करके देखेंगे हम? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक क्लिनिकल हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। बिल्कुल। तो मैं बहुत ज्यादा थ्योरिकल शास्त्रों को नहीं बताऊंगा। अभी मैंने जो आपको बताया है वो इसलिए मॉडर्न का बताया क्योंकि हमें मॉडर्न का नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसका एग्जामिनेशन से लेकर उसकी हर तरह की प्रॉब्लम को हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी चीज को ठीक करते हैं, जैसे मेरे यहाँ के एक डॉक्टर हैं, वो मेरे स्पाइन के बहुत सारे पेशेंटों का देखते हैं, वो मॉडर्न एलोपैथी के डॉक्टर हैं। तो जब वो मुझसे बात करते हैं कि यार तुमने कैसे इसको ठीक करा, यार ये पेशेंट तो सर्जरी का था, ऐसे करते वैसे, तो मैं उनको मॉडर्न के तरीके से बताता हूँ कि सर देखिए यहाँ पे इसका नर्व कंप्रेशन था, हमने यहाँ पे ऐसा करा, ये ऐसा करा, ऐसा करा और ये चीजें करी, उसको इसका पंचकर्म करा, इस करने से वो ठीक हो गया। तो जब तक हम मॉडर्न की शुरुआती चीज उनको नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे पता नहीं यार ये तो ठीक करते हैं, कैसे करते हैं, या फिर कुछ क्या करते हैं, या कुछ स्टेरॉइड मिला के खिलाते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे। तो हमें उनकी तरह से पहले पता, ताकि उनको पता चले नहीं इन्हें नॉलेज तो बिल्कुल है, ये स्पाइन का नॉलेज रखते हैं, स्पाइन की टर्मिनोलॉजी पता है इनको, स्पाइन के जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, स्पाइन के कितने साइन सिम्टम होते हैं, सब पता है। हेलो जी मैडम। संदीप, आपकी बैटरी ओके 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 मैडम, ओके ठीक है जी मैडम, बैटरी चार्ज, चलो बैटरी ऑन करिए। जी जी मैडम। तो हम जैसे शास्त्रों की इसमें बात करें तो एक सिंपल सा, इसमें बहुत बड़ा वर्णन शास्त्र में नहीं किया गया है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर ये बोलकर। तो हम इसमें इसे अगर वात व्याधि मानते हैं तो वात विकार की सामान्य संप्राप्ति जो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वात विकार की सामान्य संप्राप्ति पे हम देखते हैं कि वात वर्धक आहार विहार खाने से धातु क्षय, मार्ग अवरोध और फिर वात विकार होते हैं। इस तरीके से ये एक वात रोग की उत्पत्ति होती है, ये सामान्य वात विकार की उत्पत्ति है। अब यहाँ पे हम आयुर्वेद में ग्रदृषि रोग काफी अच्छे से वर्णन किया है, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 में वात व्याधि चिकित्सा अध्याय इस नाम से वर्णन किया गया है। इसमें ग्रदृषि का लक्षण बताया गया है जो हूबहू साइटिका से मिलता है, जिसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि साइटिका जो है ये वर्षों पूर्ण, करोड़ों वर्षों पूर्ण में इस व्याधि का वर्णन किया गया है ऋषियों ने। तो ग्रदृषि का सामान्य लक्षण यहाँ पे जो है कि प्रकोपित वायु, पहले नितंब प्रदेश, फिर क्रमशः कटिप प्रदेश, पीठ, उरु, जानू, जंगा और पैरों में जकड़न हो जाती। मतलब यहाँ पे भी साइटिका में भी वही हुआ था कि उसे बटक में पेन था, फिर थाई में पेन था, फिर उसके नी में था, काफ मसल्स में था, ये पेन उसको आए थे, ये जहाँ की हमें भी शास्त्र में यही मिल रहा। अब पैरों में जकड़न होती है, मतलब स्टीफनेस मिलती है पेशेंट को, पीड़ा सुई चुबाने की जैसी पीड़ा होती है, मतलब पेशेंट बोलता है झिंझनी या फिर नमनेस, ये सब चीजें भी आती है, ठीक है। तो अगर ये सब होता है तो इसको ग्रदृषि रोग को ये उत्पन्न करता है, ऐसा शास्त्र में बताया। जिससे क्या होता है, अंगों में बार बार स्पंदन होता है, थ्रोम्बिंग ऐसे पेन होंगे, उसे बार बार पाल्पिटेशन जैसा लगेगा। और जब वात तथा कफ इन दोनों के प्रकोप से ग्रदृषि रोग उत्पन्न होती है, तब उन लक्षणों के साथ तंद्रा मतलब वीकनेस लगेगी, भारीपन लगेगी, नींद लगेगा, शरीर में भारीपन, भोजन में अरुचि हो जाएगी, क्योंकि शूल के कारण भोजन में अरुचि उन्हें होती है। ग्रेट, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने डिस्क्राइब किया है। मैं समझता हूँ हमारे सभी व्यक्ति मित्रों को बहुत इससे समझने में लाभ मिला होगा। अब डॉक्टर साहब आप इसकी चिकित्सा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, इसमें मैंने चिकित्सा में मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने इसमें जुड़ा है आयुर्वेद प्लस पंचकर्म
इजिकल टू इदम प्रत्यक्ष फल दर्शनात्। इसका मतलब होता है कि तुरंत उसका फल मिलना। इदम प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष। ये नाना जी जो है महाराष्ट्र में, नाना जोशी, उनका है कि इदम प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, मतलब पंचकर्म को इदम प्रत्यक्ष फल दर्शनात् कहते हैं। आयुर्वेद में अगर हम पंचकर्म को जोड़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ही, ऐसा नहीं बोल सकते कि शमन में रिजल्ट नहीं मिलते, पर हमें यहाँ पे आयुर्वेद को अगर फास्ट बनाना है, आयुर्वेद को अगर आगे पहुंचाना है, तो हमें पहले दिन पेशेंट को रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर हम पहले दिन रिजल्ट नहीं देते हैं, देन वो कहीं ना कहीं हमसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने पहले ही दिन उसे रिजल्ट दे दिया तो वो हमारी पूरी बातों को फॉलो करेगा, हमें पूरी तरह से समझेगा और हम पे पूरा विश्वास उससे हो जाएगा। तो अगर हम पंचकर्म को जोड़ लेते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। और पंचकर्म सिंपल ही है, अगर जो शमन ही करते हैं तो ऐसा नहीं है कि शमन वाले कभी ठीक नहीं कर सकते, पर हमारे पास जब एक और अस्त्र रखा हुआ है तो उसका उपयोग क्यों ना करें। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये होते हैं जो आयुर्वेद के नहीं होते हैं और पंचकर्म करते हैं, या पंचकर्म के लिए कुछ भी चीजें करते हैं, या लोग पंचकर्म को स्पा में बना के बैठे हैं। अब वो लोग बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, और हमारे पास पंचकर्म की विधा है और हम नहीं कर रहे हैं। तो पंचकर्म मतलब ये नहीं कि बहुत विशाल हॉस्पिटल होना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना। आप छोटी ओपीडी लेवल पे भी ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये ओपीडी लेवल पे भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक मैं तो लगाता हूँ, मैं सिंपल ही लॉजिक लगाता हूँ और एकदम सिंपल सा समझता हूँ आयुर्वेद को। तो वात अगर दिखता है तो हम उसे बस्ती दे देते हैं, कफ अगर दिखता है तो उसे वमन दे देते हैं, पित्त अगर दिखता है तो उसे विरेचन दे देते हैं, और रक्त दिखता है तो रक्त मोक्षण दे देते हैं। तो इतना सिंपल तरीके से हम पंचकर्म को डिफाइन कर लें कि हमें ये पेशेंट कौन से क्राइटेरिया में आ रहा है, और हम इन चीजों को सीख ले, बस्ती को, वमन को, विरेचन को, रक्त मोक्षण को, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम बोलते हैं कि इसमें कौन सी औषधि इस्तेमाल करें, तो शास्त्र में सीधा क्लियर लिखा है, वात हो तो तेल का इस्तेमाल कर लो, कफ हो तो मधु का इस्तेमाल कर लो, और पित्त हो तो घृत का इस्तेमाल कर लो। इतना आसान तरीके से आयुर्वेद में बताया गया है। हम जितना आसान तरीके से समझ लेंगे उतना कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया। ये स्लाइड गलती से आई है या आयुर्वेद में इसका भी कुछ संबंध है? नहीं, ये गलती से नहीं, ये लाई गई है ताकि हम अपनी पावर को समझे। क्योंकि इसको भी समझना चाहेंगे। हम सब बाजीराव है, हम सब बाजीराव है, बस हम अपने आप की ताकत को समझे। जैसे बाजीराव मूवी सभी ने देखी होगी। तो मैं इसी तरीके से मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों को समझाता हूँ और बहुत सारे सभी लोगों को इसी तरीके से बताता हूँ, ताकि हम बहुत अच्छे से उसे इजीली ले, फ्रेंडली सीखे, फ्रेंडली समझे आयुर्वेद को। तपन वेद सर को देखा, वो क्या बोलते हैं? तपन वेद सर बोलते हैं कि चरक संहिता मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे वाह, ऐसा बोलते हैं तपन वेद सर। अब तपन वेद सर गर्लफ्रेंड बोलते हैं, मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा मुझे वही प्रिय है। तो ये क्या कर दिया, उसे बहुत नजदीक लाने के लिए सर ने एक वर्ड यूज करा। तो सब लोग सर को फॉलो करके क्या करते हैं, सर मेरी भी गर्लफ्रेंड है, तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब इसमें लिखा है चीते, इसमें डायलॉग है कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करना चाहिए। मतलब ये कभी भी मात दे सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, ये आयुर्वेद का बाजीराव आया है वो, ठीक है, वो तो मूवी का बाजीराव था। अब ये बाजीराव आया है आयुर्वेद का। अब ये बोलता है कि चीते की चाल, बाज की नजर और वात व्याधि में बस्ती पे बिल्कुल संदेह नहीं करना, ये कभी भी मात दे देता है। बिल्कुल, तो हमारे बहुत सही बात कही आपने। हमारे पास पेशेंट, ये नाना जी बोलते हैं धुलिया में, गुरुजी नाना जी बोलते हैं बस्ती देना ही है सबको, क्योंकि बस्ती तो आधी चिकित्सा है ना। तो आधी चिकित्सा तो हमारे पास जेब में रखी हुई है कि पेशेंट को आधा तो हम ऐसे ही ठीक कर देंगे। अब बची आधी चीज, अब आधी चीज के लिए दिमाग लगा के उसको ठीक करना है, तो कैसे नहीं पेशेंट ठीक होता है? बिल्कुल ठीक होगा। तो आधी चिकित्सा तो आपको शास्त्र ने बिल्कुल बिना समझे बस्ती से हो जानी है। बस्ती लगा दो, और बस्ती बहुत आसान होती है लगाना। तो इसलिए मैंने ये डाला कि कभी कभी कुछ ऐसे आइडियल होते हैं लोगों के कि उनको देख के समझ लेते। तो जो, हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो आ रही आवाज, आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी। तो जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई जी। और बिल्कुल बहुत सही बात है ये। और हम सभी को भी शास्त्र पर उतना ही भरोसा रखना चाहिए और आयुर्वेद को बहुत अच्छे से समझना, सीखना, अपने जीवन में उतारना चाहिए।
डॉक्टर साहब आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई है। हम लोग चिकित्सा इसकी थोड़ी विस्तार से समझना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त चिकित्सा तो हम सबने पढ़ी है, पर आपका इस पर क्या अनुभव है? क्योंकि आपके पास कई रुग्ण ये कंप्लेंट लेके आते हैं और आपका काफी निमाड़ क्षेत्र में इस व्याधि के ऊपर काफी नाम है। तो आप हमको आपका जो देखने का तरीका है इस व्याधि के प्रति, वो आप हमें बताएं। जी बिल्कुल दिनेश जी। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट मेरे काफी ठीक हुए हैं। अब कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एमआरआई लेके आते हैं, और कुछ पेशेंट उनके जो कुछ मित्र होते हैं, कुछ घर के लोग होते हैं, अगर उनको सब तकलीफ रहती है तो वो मुझे सीधे दिखाते हैं। मैं उनकी एमआरआई और एक्सरे बाद में कराता हूँ, पहले एग्जामिनेशन करता हूँ। अगर पेशेंट कैपेबल है कि हाँ ये खर्चा कर सकता है, तो देन पहले एक्सरे करवाते हैं, देन फिर एमआरआई के लिए देखते हैं अगर हमें उपशय नहीं मिल रहा है तो अब मैं क्या करता हूँ, जो भी पेशेंट मेरे यहाँ है, सबसे पहले उसका डायग्नोस कर लिया कि ये एक एक्यूट पेशेंट है या क्रोनिक पेशेंट है। एक्यूट पेशेंट में मैं बहुत ज्यादा पंचकर्म या फिर बहुत ज्यादा औषधि नहीं देता हूँ, क्योंकि वो एक टेम्पररी होता है एक्यूट में। और हम अगर एक्यूट और क्रोनिक को समझे तो अगर 2 सप्ताह के बाद तक पेशेंट को पेन हो रहा है, इट मीन्स वो क्रोनिक की तरफ जा रहा है। तो मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट मेरे खरगोन के लोकल होते हैं, जो आसपास 5 से 7-10 किलोमीटर तक के रेंज में होते हैं, उन्हें 7 दिन के लिए पंचकर्म जो मैं करवाता हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है हेडिंग में कि 7 दिवस में संपूर्ण उपशय मिलता ही मिलता है। अगर आपने बिल्कुल फॉलो करा तो 110% मुझे उपशय मिले हैं। मुझे उन पेशेंटों के भी उपशय मिले हैं जो पेशेंट 7-7 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो एडमिट होने के बाद उन्हें सडन सर्जरी का बोला, और वो लोग भी आके पेशेंट एडमिट होके 7वें दिन पूरी तरह ठीक होके जाते हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो होता है कि 7 दिन में जो पूरा प्लान होता है, तो उसमें योग बस्ती कर्म, स्नेहन स्वेदन, षष्टिशाली पिंड स्वेद और कटी बस्ती अगर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, और ग्रीवा बस्ती अगर उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो ऊपर के पूरे जो आपको 4 कर्म है, ये 7 दिन तक कंटिन्यू चलते हैं। योग बस्ती 7 दिन पूरी चलती है। पहले दिन निरु, फिर अनुवासन, निरु अनुवासन, इस तरीके से लगाते हैं। स्नेहन स्वेदन उसका होता है, स्नेहन स्वेदन षष्टिशाली पिंड स्वेद होता है, देन कटी बस्ती होती है। अगर पेशेंट मेरे आईपीडी में एडमिट है तो उस पेशेंट को हमें दिन भर एंटरटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो एक बल्क में बड़ा पैसा देके जाता है आईपीडी में। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे दिन भर एंटरटेन। ऐसा नहीं कि सुबह 2 घंटे का पंचकर्म करा दे और पेशेंट दिन भर आराम कर रहा है, बोर हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अवार्ड सर से मैंने बोला कि सर ये कैसे आईपीडी को अपन करेंगे। सर ने मेरे को बताया कि आईपीडी चलानी है ना, जैसे एलोपैथी में ड्रिप 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 चलता है, वैसे ही हमको भी पंचकर्म करना है। सुबह पेशेंट उठता है, सबसे पहले उसको बस्ती दे दी, बस्ती देने के बाद स्नेहन स्वेदन षष्टिशाली पिंड स्वेद कर दिया, फिर कटी बस्ती उसकी कर ली। दोपहर में उसको लगता है तो कटी बस्ती आप दोपहर में कर लो खाने के 3 घंटे के बाद। फिर शाम को उसको लेपन कर दो, और रात में सोते समय उसे आप मात्रा बस्ती लगा दो। तो हर 2-2, 3-3 घंटे में कुछ काम कर देना है। पेशेंट बोलेगा मुझे तो दिन भर की ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में दिन भर लगता है, इसलिए रुकना तो पड़ेगा ही यहाँ पे। क्योंकि सभी चीजों का उसे समझा दो कि हमें ये बस्ती सुबह ही लगा सकते हैं, इसको दोपहर को ही कर सकते हैं, इसको रात को ही कर सकते हैं। तो पेशेंट एडमिट होने के लिए रेडी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 7 दिन का प्रोसेस आपने बताया जी, इसमें अग्निकर्म और रक्तमोक्षण, इनका कब हम लोग तय करेंगे, कब अग्निकर्म करें, कब रक्तमोक्षण करें, किस अवस्था में इसका उपयोग करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है कि हमें सभी शस्त्रों का इस्तेमाल एक ही बार में नहीं कर देना है, क्योंकि कुछ चीजें बाद में अगर बचती है तो वो हमारे पास रखना है। अगर हमने एक ही बार में सब कुछ कर दिया और पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम रही, शूल रहा, कुछ भी रहा, तो हम आगे के लिए पेशेंट को कुछ करने के लिए हमारे पास नहीं रहेगा। तो 7 दिन के पंचकर्म के बाद एक विरेचन दे देते हैं। विरेचन में सिंपल देता हूँ एरंड तेल से, जो कि बहुत ही हमें तकलीफदायक नहीं होता है, और शास्त्र में उसे बहुत ही अच्छा बताया गया है, और निर्भय आप दे सकते हैं उसे। तो अब जब पेशेंट को जैसे कि ये मेरे कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती के पेशेंट है, तो इस तरह से पेशेंट जो ये एडमिट रहते हैं उनको कटी बस्ती रोजाना होती है, ग्रीवा की प्रॉब्लम होती है तो ग्रीवा बस्ती होती है, और किसी किसी पेशेंट को ज्यादा ही अगर स्पाइनल कॉर्ड की होती है तो उससे पृष्ठ बस्ती भी करते हैं। पूरी स्पाइन से लेकर सर्वाइकल से लेकर लंबर तक पूरा स्नायु बस्ती उसे दी जाती है। अब इसमें अगर हम देखें कि रक्त मोक्षण है, तो रक्त मोक्षण हमें कब करना है। अब पेशेंट अगर 7 दिन पंचकर्म हो गया, 7 दिन के बाद पंचकर्म के बाद पेशेंट बोलता है कि सर मुझे तो पेन अभी है, ठीक तो लग रहा है पर उतना ठीक नहीं लग रहा है,
तो फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, उसे रक्त मोक्षण करना है। अगर रक्त मोक्षण कब करेंगे, जब पित्त के लक्षण उसमें मिलेंगे कि उससे दाह होता है, उसे थ्रोम्बिंग पेन होता है, झटके वाला पेन होता है, इस तरह के पेन होता है, तो हम उसे रक्त मोक्षण दे सकते हैं। या पित्तवर्धक कुछ चीजें खाने का ज्यादा वो शौकीन होता है, या पेशेंट हमारे पास आया कि वो तो बहुत मिर्च मसाले खाता है, तो एक रक्त मोक्षण उसे करना ही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रक्त धातु को भी दूषित करता है। और सिरावेद करना है, जैसे ये इस सर्वाइकल के लिए मैंने अलाबू का इस्तेमाल करा है, और ये ग्रदरसी के लिए पेशेंट को हमने सिरावेद करा है एंकल जॉइंट से। तो इसके बाद अग्नि कर्म जो है, अगर पेशेंट को ये लगता है कि ये पूरा वातिक शूल है या वात वाला ही है, तो उसे फिर हम अग्नि कर्म करते हैं। अग्नि कर्म में हम वर्टिब्रा पे, जिस वर्टिब्रा पे पेन होता है उस वर्टिब्रा पे पहले एक मार्जिन बना देते हैं, L4, L5, S1 पे मार्जिन बनाते हैं। वहां पे मार्जिन बना के शलाका को गर्म करके, कोई सी भी शलाका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शलाका का कोई विशेष रोल नहीं है कि आपके पास कौन सी शलाका होनी चाहिए, तो आप इसमें कोई सी भी शलाका का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली पेशेंट के पेन वाले हिस्से पे दग्ध करना है, ये मांस दग्ध होगा, ठीक है। तो इसमें चट वाली आवाज आनी चाहिए, त्वग्ध गद्ध हुआ, सॉरी। तो इसमें चट करके आवाज आनी चाहिए, जब चट करके आवाज आएगी इतनी तप्त करनी है, रक्त वर्ण की उसको शलाका को तप्त करनी है, और चट आने की आवाज पे हटा लेनी है। तो आप 3, 4, 5 वहां पे दग्ध कर सकते हैं, और पेशेंट को वहां पे आप कुमारी लगा सकते हैं, एलोवेरा, या फिर कोई सा भी शब्दोद्घृत वगैरह लगा सकते हैं, ताकि उसे वहां पे इरिटेशन ना हो। तो ये अग्नि कर्म का उपयोग हम शूल में कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने बीच में एक चीते की चाल और बाजीराव से जिसका कोरिलेशन किया था, बस्ती चिकित्सा, तो बस्ती चिकित्सा में हम लोग कौन सी बस्ती इसमें उपयोग करें, क्योंकि शास्त्र में कई सारी बस्तियां बताई हुई है, और कई सारी बस्तियों में इसकी फलश्रुति में ग्रदरसी के बारे में भी बताया, तो आप इसके लिए किस बस्ती का उपयोग करते हैं, और बस्ती से कैसा उपशय इसमें मिलता है? जी दिनेश जी, यहाँ पे मैंने विशेष फलदायी तिक्तछिर बस्ती बताई गई है। आदरणीय रामदास अवार्ड सर ने तिक्तछिर बस्ती के बारे में काफी अच्छे से समझाया था। तो तिक्तछिर बस्ती जो होती है, ये स्पेशली अस्थि धातु पे काम करती है। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो 45 to 50 की रेंज में आते हैं। कुछ महिलाएं होती है जो आफ्टर मिनोपॉज भी हमारे पास आती है, और उन्हें मिनोपॉज होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस स्वाभाविक होता ही होता है। तो उनमें जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, उसको अगर हम बहुत अच्छे से पूर्ति दी जाए तो वो तिक्तछिर बस्ती से मिलती है। जैसा कि स्लाइड में लिखा गया है कि या एव कला पुरुष धरा सा एव अस्थि धरा, मतलब अस्थि धरा कला पुरुष धरा कला। तो अस्थि धरा कला का शोषण पुरुष धरा में होता है, और पुरुष धरा कला जो होती है वो पक्वाशय में होती है। तो वायु और आकाश महाभूत प्रधान शरीर में पहुंचने की क्षमता जो होती है वो तिक्त रस में होती है। तो तिक्त क्षीर बस्ती का परिणाम सीधा किस पे होता है, अस्थि धातु पे होता है, मतलब अस्थि घटक पे होता है। तो तिक्त क्षीर बस्ती बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट देती है। पेशेंट को 7 दिन के बाद में तिक्त क्षीर बस्ती स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि योग बस्ती में तो अनुवासन बस्ती अभी हम देते हैं तो वो सहचरादि तेल की दे देते हैं। देन उसके 7 दिन के बाद उसको घर पे बोलते हैं कि 90 डेज तक, अगर क्रोनिक पेशेंट है तो 90 दिन तक उसे बोलते हैं कि तिक्त क्षीर बस्ती का इस्तेमाल आपको करना है। ये तिक्त क्षीर बस्ती हम सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंटों को, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इसकी विधि है कि तिक्त क्षीर बस्ती क्या होती है, कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा करना है कि 1 कप दूध लेना है, क्योंकि पेशेंट को घर पे समझाना है। एमएल से समझाएंगे तो वो भी कंफ्यूज होगा, फिर एमएल के लिए उसको एक अलग कुछ मेजरमेंट दो। तो हमने सिंपल सा कर दिया, नॉर्मल जो कप होता है आपका घर पे चाय पीने का, उस कप 1 कप दूध लेना है, 1 कप पानी लेना है, और 1 चम्मच उसमें तिक्त द्रव्य मिलाने हैं, क्योंकि तिक्त क्षीर बस्ती है, तिक्त द्रव्य में ही होती है, वो अस्थि धातु पे काम करेगी। तो हम महासुदर्शन चूर्ण लेते हैं और गिलोय चूर्ण लेते हैं। ये गिलोय चूर्ण और महादर्शन चूर्ण के पाउच बना के पेशेंट को दे देते हैं। पेशेंट को बोलते हैं 1 कप दूध लेना, 1 कप पानी लेना। इस चूर्ण को आप पाउच को मंद आंच पे उबालना है, जैसे कि चाय बनाते हैं। जब ये आधा बचे, मतलब सिर्फ दूध बचे, पानी खत्म हो जाए, तो इसमें कुनकुना करके छान लेना है इसे, और 10 ml सहचरादि तेल या महातिक्तक के तेल घृत मिलाकर इसकी बस्ती दे देनी है रात्रि में सोते समय। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, ये तो पंचकर्म और आपने सारी चीजें बताई। हम लोग औषधि कल्प इसमें कौन कौन से सेलेक्ट करें जो शीघ्र फलदायी भी हो, पेशेंट के लिए कन्वीनियंट भी हो, बहुत ज्यादा महंगे भी ना हो, और
आपका जिसमें अच्छा अनुभव है, उन औषधि कल्पों के बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल दिनेश जी, अभी यहाँ पे जितने भी कल्प बताऊंगा ये सभी कल्प में पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, चेंजेस करते हैं इसमें, पर इन मेडिसिन के अलावा मुझे स्पाइन की बीमारी में कोई अदर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सभी मेडिसिनों में मैं स्पाइन के पेशेंट को ठीक कर देता हूँ। इसमें अलग अलग मेरे औषधीय के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे औषधीय रस कल्प के अलग है। इसके बाद में आपको कुछ रस आसवरिष्ठ के बारे में बताऊंगा, कषाय के बारे में बताऊंगा कि वो भी कैसे काम करते हैं। तो इसमें जैसे हम रस औषधियों का बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि वैवाहिक विकासी गुण होने के कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म मार्ग पे बहुत जल्दी पहुंचती है, क्योंकि हमारा मोटो है पेशेंट को जल्दी से ठीक करना। हमें फेथ भी देगा, यश भी देगा, धन भी देगा और पेशेंट भी देगा। तो हमें इन औषधियों का इस्तेमाल करना है। उसमें जो शास्त्रोक्त औषधियां जैसे बताई गई है, एकांग वीर रस जैसे इसमें बताया गया, तो एकांग वीर रस हम क्यों लेंगे? क्योंकि एकांग वीर रस में क्या होता है, ये विकृत वात दोष का शमन भी करती है और वात वाहिनी का शोभ कम करती है, मतलब उसका शोभ को भी कम करती है। उसके साथ में हम ले सकते हैं सूत शेखर रस। सूत शेखर रस का हमारा इस्तेमाल इसलिए क्योंकि दीपन पाचन की भी जरूरत होती है हमको, कि औषधियों का या फिर उसकी धातुओं की अग्नि भी बढ़ती रहे, तो ये उत्तम दीपन पाचन होता है। महावात विध्वंसक रस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी नाड़ी पे काम करता है। उत्तम वात विकार है, आम पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर कहीं ना कहीं आम बन रहा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, वेदना उससे कम हो जाएगी। सबसे बेस्ट और अच्छा मेरा कल्प है समीर पन्नक रस, जिसे मैं बहुत मात्रा में इस्तेमाल करता हूँ। मात्रा मतलब उसकी मात्रा बढ़ा के पेशेंट को देना नहीं, बहुत सारे पेशेंटों को इस्तेमाल करता हूँ। तो समीर पन्नक रस जो होता है ये बहुत सारी वात और कफ वाली औषधियों में काम में आता है। तो ये उष्ण एवं कफ शामक होने के कारण और वात रोगों में संकोच, स्तंभ और शूल को कम करता है, इसलिए इसको हमको साथ में इस्तेमाल करना है। इसके साथ में वात गजांकुश रस है, जो कि ग्रदरसी की चिकित्सा में बहुत अच्छा काम करता है, उसको आप साथ में दे सकते हैं। लहसुन क्षीरपाक के साथ में भी इसका वर्णन बताया गया कि आप लहसुन क्षीरपाक के साथ वात गजांकुश का इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अच्छा वेदना शामक है, उत्तम आम पाचक भी है ये। उसके बाद है वात कुलांतक रस। वात कुलांतक रस जो होता है ये मस्तिष्क और वात नाड़ी दोनों पे काम करता है। मतलब ये सर्वाइकल पे अगर किसी को मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो या उसे किसी तरीके से वात वृद्धि के कारण नींद नहीं आना, ये सब चीजें हो, तो उस पर भी अच्छा काम करेगा। एक रसायन कल्प है ये। अब यहाँ पे ये बात हो गई हमारी, ये हमारी बात हुई है उन चीजों की। हर्ष उसको बंद कर दो बेटा, मिक्सर में। तो यहाँ पे सॉरी डिस्टरबेंस आ रहा था। तो यहाँ पे हम वात कुलन तक चले गया। अब इन औषधियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर पेशेंट केपेबल हो, हमें उसे अच्छा रिजल्ट देना हो तो हम स्वर्ण इस्तेमाल करना ही है। स्वर्ण बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्वर्ण यहाँ पे रसायन भी है, योगवाही भी है और वो बहुत सारी औषधियों की क्षमता को बढ़ा देता है। जहां हम बस में चल रहे हैं वहां हम रॉकेट पे बैठ जाते हैं। अगर हमारे पास कल्प है तो इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर पेशेंट केपेबल है तो उसको अच्छी से अच्छी मेडिसिन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम विदाउट स्वर्ण की इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, पर हमें शास्त्र में अगर स्वर्ण बताया गया है तो इसको यूज करने में क्या दिक्कत है। तो हम इसमें कौन से कल्प इस्तेमाल कर सकते हैं? रसराज रस इस्तेमाल करते हैं, जो वात नाड़ियों पे बहुत अच्छा काम करता है, पक्षाघात में बहुत अच्छा काम करता है, रक्त संचार को सही करता है। बृहदवात चिंतामणि रस इस्तेमाल करना चाहिए, जो एक कि बहुत अच्छा स्वर्ण कल्प है और बहुत ही अच्छा वात शामक है और बल्य भी है। यहाँ पे रसराज और बृहदवात, इनमें दोनों में सर ने एक बार बताया था कि रसराज जो होता है ये अवरोध पे ज्यादा काम करता है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, और बृहदवात जहाँ पे हमें ग्रहण करना है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ऑस्टियोपेरोसिस वाले पेशेंट्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट है, तो उसमें बृहदवात चिंतामणि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट को जो रिजल्ट 1 महीने में मिलना है वो आपको 10 दिन में पेशेंट को मिलेंगे। और इसमें योगेंद्र रस भी अच्छा काम करता है, संधि विकारों पे अच्छा काम करता है, उत्तम ये बल्य भी है। अब हम बात करते हैं कुछ गुग्गुल कल्प की, कुछ कषाय की, कुछ आसवरिष्ठ की, कुछ वटियों की। कौन कौन सी वटियां इस्तेमाल, कौन कौन से आसवरिष्ठ, कौन कौन से गुग्गुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पंचामृत लोह गुग्गुल है जो वात नाड़ियों पे बहुत अच्छा काम करता है, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पे। मैं इसे काफी यूज करता हूँ ये, क्योंकि इसमें रौप्य और अभ्रक युक्त ये मेडिसिन है,
तो रौप्य जो होता है वो नाड़ी पे बहुत अच्छा काम करता है, तो पित्त शामक भी होता है रौप्य, तो यह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। महायुगराज गुग्गुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी रौप्य, उसमें भी रौप्य भस्म है, जो आम अवस्था में पाचक और निराम अवस्था में रसायन का काम करता है। तो हमारे दोनों ही काम हो जाएंगे महायुगराज गुग्गुल में, कि अगर पेशेंट को हमको लग रहा है कि ना आम निराम, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये आम है कि निराम है, तो महायुगराज गुग्गुल देना ही है पेशेंट को। अगर आम होगा तो उससे ठीक हो जाएगा, निराम होगा तो रसायन का काम कर देगा। अब अगर हम इसमें देखते हैं आगे की मेडिसिन, जैसे गुग्गुल में त्रयोदशांग गुग्गुल है जो धातु क्षयजन्य वात विकारों में अच्छा काम करता है, अस्थि धातु पे काम करता है और अग्नि का वर्धन भी करता है। यहाँ पे अस्थि धातु का वर्धन भी जरूरी है। अगर अस्थि धातु तभी अच्छी बनेगी जब उसकी पूर्व धातु के साथ अस्थि धातु की अग्नि काम करेगी, तो ही अच्छी बनेगी। एक प्रसाद भाग होता है तो वो अच्छे से बनेगा, तो धातु भी बहुत अच्छे से निर्माण होगी यहाँ पे। तो हमें अग्नि का विशेष ध्यान देना है, तो ये काम ये भी करेगी। पंचतिक्त घृत गुग्गुल नाड़ी बल्य त्रिदोषक शामक है, जैसे ग्रदसी में वात और कफ शामक होता है तो हम इसे दे सकते हैं। विषतिंदुकवटी बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें अत्यधिक शूल हो तो उसमें देना है। बस हमें यह देखना है कि पेशेंट को हाई बीपी तो नहीं है, क्योंकि ये आक्षेपक थोड़ी होती है विषतिंदुक में, क्योंकि नक्स वोमिका इसके अंदर होता है। तो ये उष्ण और तीक्ष्ण गुण होने से वात शामक होती है एवं शूलहर होती है। तो आप विषतिंदुकवटी साथ में पेशेंट को दे ही दें, बहुत अच्छा काम करेगी। गुग्गुल कुछ कषाय होते हैं, गुग्गुल तिक्तकम कषाय जैसे होता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये शोथहर होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, वात शामक होता है। इसमें फिर महारासनादि कषाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम पाचन का काम करेगा, अग्नि को भी बढ़ाएगा, वात रोगों में बहुत अच्छा उपयोगी है। रासना सप्तक कषाय आता है, शोथहर होता है, वेदना शामक होता है और वात रोगों में काफी उपयोगी, और बहुत सारे लोग इसका काफी उपयोग करते हैं। अब इसमें दशमूलारिष्ट और बलारिष्ट दो आसवरिष्ट है जो दोनों बल्य है, रसायन का काम करते हैं। आप चाहे तो कषाय के साथ में दशमूलारिष्ट बलारिष्ट भी साथ में चालू कर सकते हैं, कि दोनों ही बहुत अच्छा काम करेगा, बल्य भी उससे मिलेगा। तो पेशेंट जो है धातु का अगर उसका वर्धन नहीं है तो उससे भी पोषण मिलेगा उसे। अब तीसरी बात है यहाँ पे, अभी हमने रस रसायन का इस्तेमाल देखा, गुग्गुल कल्प का देखा, असावरिष्ट का देखा, वटी का देखा। अब हमें यहाँ पे अस्थि पोषण का भी काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्थि धातु के क्षय के कारण ये सब होने वाली चीजें भी हो सकती है कि अस्थि धातु का क्षय हुआ। तो हमारा मेन चीज है, आखिरी रुकेगा हमारा ट्रीटमेंट अस्थि पोषण पे, मतलब आगे उसे अस्थि धातु का क्षय नहीं होना चाहिए, इससे उसे अस्थि पोषण औषधियां चालू करनी है। तो उसमें बहुत सारी औषधियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाक्षादि गुग्गुल आप दें, आभा गुग्गुल आप दे सकते हैं, कुक्कुटांडक भस्म दे सकते हैं, प्रवाल पिष्टि दे सकते हैं, शंख भस्म दे सकते हैं, मोती पिष्टि दे सकते हैं, अस्थि सहता चूर्ण दे सकते हैं, आंवले की चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, अर्जुन है, बला है, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। और साथ में मैं तो पेशेंट को देता ही हूँ, क्यों? क्योंकि ये कुछ औषधियां जो है ये पित्त शामक है, क्योंकि हम जो अभी औषधियां दे रहे हैं वो उष्ण है, वो पित्त को बढ़ा सकती है, पेशेंट को घबराहट, बेचैनी या फिर एसिडिटी हो सकती है, अम्ल पित्त हो सकता है। तो प्रवाल वगैरह ये जा रहा है तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया, तो पेशेंट की कंप्लेन कम से कम हो जाएगी, कि वो हमारी मेडिसिन को लेके घर जाके फोन नहीं आना चाहिए, सर ये टेबलेट ली मैंने तो मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मेरे पेट में जलन हो रही है। तो हम उसे कम से कम कंप्लेनिंग हमारे खिलाफ लिए करेगा, वो अच्छा है, तो आप दे दो, उससे क्या पता कि ये क्यों दे रहे हैं, हम तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए दे रहे हैं कि हो सकता है इसके कारण उष्णता के कारण हो। अब इसमें एक अस्थि मज्जा पाशक औषधि का इस्तेमाल जैसे मैं करता हूँ। अब ये क्या है, चतुर्थक ज्वर की चिकित्सा बताइए। अगर अस्थि धातु का हमें पोषण अच्छे से करना है, या बहुत ही ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है, या एवीएन के पेशेंट होते हैं, एवेस्कुलर नोकेरोसिस के, या कहीं से ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा ही होता है पेशेंट को, तो उन दिनों में चतुर्थक ज्वर की जो चिकित्सा बताई गई है अस्थि मज्जा ज्वर की, तो उसमें गिलोय, आंवला और मुस्ता भी साथ में ऐड कर देते हैं। तो अस्थि में जो अस्थि धातु में जो पाचक का काम करती है वो बहुत सुचारू रूप से इसमें होता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, औषधि तेलों के बारे में कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम किस तेल से मालिश करें, घर पे करें या तो औषधि तेल कौन कौन से किस अवस्था में उपयोग में आएंगे? जी बिल्कुल। अब इसमें बात होती है औषधीय तेलों की। आप चाहें तो औषधीय तेल का पंचकम यूज भी कर सकते हैं, औषधीय कुछ तेलों का उपयोग बस्ती में भी कर सकते हैं। मतलब इसे आभ्यंतक और बाह्य दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुरेविन्ना तेल है, कोटुमुच्चकादि तेल है, क्षीरबला तेल है, धनवंतर तेल है, महानारायण तेल है, सहचरादि तेल है। इन सभी तेलों को आप मिक्स करके कटी बस्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। कटी बस्ती अगर आप घर पे नहीं कर सकते हैं
आप सॉरी आप आपके ओपीडी में नहीं कर सकते हैं कि स्पेस की सुविधा की कम है, पेशेंट को ऑयल दे दो, घर पे कहना है गरम तेल करना है इन सभी को, या आप मिक्स करके दे दो उसे, ये तेल को गर्म करना है, एक छोटा सा पीछू बना दो कपड़े का, उसको बोल दो घर पे बना लेना, उसको डीप करना है, उसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है और गरम गरम आपको रखना है आपके जहाँ पे शूल होता है वहां पे, तो पीछू भी बहुत अच्छा काम कर देगा, तो आसानी से पेशेंट घर पे भी ठीक हो जाएगा, उसे यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें कंप्लीटली उसे रिजल्ट देने हैं, रिजल्ट देना है आयुर्वेद से देना है। अब जो भी आप यूज करते हैं वो फलदायी होना चाहिए, तो आप आपकी युक्ति से जो भी चीजें करें, सहचरादि तेल इसमें बहुत अच्छा काम करता है, जो हम ओरली भी दे सकते हैं उसे बस्ती के रूप में भी दे सकते हैं, उसे स्नेह स्वेदन के रूप में दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों ने इसका पंचकर्म भी देखा, आपने क्लिनिक में पंचकर्म भी बताया, औषधि कल्प बताया, तेल भी बताया। इनके मेडिसिन के चिकित्सा के अलावा पेशेंट को क्या क्या चीजों की सावधानी करने के लिए बताएं घर पे, या उसको कोई योगासन करने के लिए बताएं घर पे, उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले पेशेंट को हमें होमवर्क देना बहुत जरूरी है। अगर होमवर्क नहीं दोगे तो पेशेंट गड़बड़ करेगा तो सबसे पहले शास्त्र बदनाम होगा कि आयुर्वेद कोई काम नहीं करता है, आयुर्वेद में कुछ भी नहीं होता है, हम तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी करवा चुके, फलाने डॉक्टर के पास, इसके पास, उसके पास, और हमें कुछ नहीं करता। तो सबसे पहले डॉक्टर संदीप राणे को सब बदनाम कर दे, पर आयुर्वेद को कोई बदनाम नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद का नाम बिल्कुल भी बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद इतने इतने तप के बाद आयुर्वेद यहाँ पे अवतरित हुआ है, और मेरे जैसे एक मन बुद्धि के कारण अगर वो बदनाम हो जाए तो वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि उसे कुछ आसन बताने, जो अगर ज्यादा उसे पेन है, शूल है, तो ये आसन नहीं करने को बोले, ज्यादा नहीं करने को बोले। अगर आसन करने से शूल बढ़ता है तो तुरंत आसनों को बंद कर दे, वो कोई सा भी आसन, अगर शूल होता है उससे आसन करने से। तो इसमें भुजंग आसन हम कर सकते हैं, जिससे हमारी लंबर और सर्वाइकल वर्टिब्रा में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। शलभासन इसमें होता है, शलभासन आप कर सकते हैं। इसमें उस कासना कर सकते हैं आप, बरकटा आसन होता है, ये कर सकते हैं, जो फोटो में दिख रहा है इस तरीके से। पेशेंट को या तो आप बोल सकते हैं आसन लिख के, या आप उसको यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, फिर आप नेट पे चेक कर लीजिए, आपको आसन मिलेगा इस तरीके से, ये कर सकते हैं। और इसमें प्रिकॉशंस जो आते हैं मॉडर्न से, हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस नहीं करना है ताकि पेशेंट घर जाके कुछ गड़बड़ ना करे। तो उसको सबसे पहले, अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी पेशेंट की है, ये मैं क्रोनिक वाले पेशेंटों को बोल रहा हूँ, जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, एक्यूट वाले तो ठीक होके वापस से अपना काम कर सकते हैं, पर जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं 4 साल 5 साल 6 साल से उनको ये सब चाहिए, तो इनको ये प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उसे हमें जो प्रिकॉशन चाहिए वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद कर देनी है। क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, कुछ भी ऐसी जिसमें जर्क आते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करना है। ड्राइविंग नहीं करना है, लोकल सिर्फ वो अगर अपने काम के लिए थोड़ा बहुत जा सकता है, पर ड्राइविंग नहीं करना है। ड्राइविंग भी स्मूथली करे, किसी भी तरह के स्पीड ब्रेकर वगैरह पे ध्यान रखे कि हम तेजी से ना निकले, क्योंकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं उसको ठीक करने का, और वो जाके इस तरह की गलतियां करेगा तो अपयश हमें ही मिलना है, पेशेंट हमें आके बोलेगा। तो ये सबसे पहले उसे समझा देना है। तो ये हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में होना चाहिए। मेरे पास तो पेशेंट का जो स्पाइन वाला रहता है उसके लिए पूरा लिखा हुआ रहता है, वो पेशेंट को दे देते हैं कि आपको ये सब नहीं करना है, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब उसे हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना है, किसी तरह का वजन नहीं उठाएं, किसी तरह का जिम विंग वगैरह ये सब चीजें नहीं करें। एक्सेसिव सिटिंग इन वन पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन में बैठे बैठे काम नहीं करें लंबे समय तक, कि वो बैठे बैठे घंटों 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ के सिटिंग कर रहा है, उससे भी ये बल्जीनेस होगी, तकलीफ होगी। और ऐसी कोई सी एक्टिविटीज नहीं करें जिसके कारण से उसके लंबर स्पाइन में स्ट्रेस आता है। अवॉइड एनी वर्क और एक्टिविटीज दैट कॉजेज स्ट्रेस टू द लंबर स्पाइन। उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करना है जिससे उसको ये महसूस होता है कि मेरे कमर में कोई खिंचाव होता है। उसी तरह अगर हम आयुर्वेद से देखें तो आयुर्वेद में क्या क्या चीजें, अपत्य आहार विहार बताए गए, वात रोगों क्या निदान बताए गए जिससे कारण होता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई पेशेंट हमारे पास जो आ रहे हैं, वो पेशेंट इस तरह का आहार विहार कर रहा हो कि अत्यधिक लघु रुक्ष शीत ऐसे आहारों का सेवन उसे नहीं करने को बोलना है। अगर वो पहले ऐसे क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छा एक केस है, मेरे एक पेशेंट है, उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और काफी मेरे परिचित थे, पर अब क्या करते हैं कि वो पहले कहीं डायग्नोसिस सब कुछ होता है, लगभग 6 से 7 महीने उनको हो गए ट्रीटमेंट करते करते, और ये सब चीजें करने पे भी वो ठीक ना हुए, और उनको प्रिकॉशंस बताए नहीं
किसी भी तरीके की क्या क्या होता है डायग्नोसिस आयुर्वेद से बना नहीं। जब मेरे पास वो आए तो फिर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी क्या करते हैं, तो उनकी हिस्ट्री में आया था कि वो रुक्ष आहार बहुत करते थे। मतलब जो ड्राई चिकन होता है, तंदूर चिकन होता है, वो डेली मैक्सिमम उसे खाते थे, जिसके कारण धातुओं में जो होता है क्षय होने लगा, वात वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगी। एसी में बहुत ज्यादा रहते थे, वो टोटली एसी में रहते थे, कार से लेकर ऑफिस से लेकर सब जगह से रहते थे। और आहार में भी वो चिल्ड वाटर ही पीते थे। तो पूरा की पूरा ट्रीटमेंट वात रोगों पे बढ़ गया, लघु भी हो, रुक्ष भी हो गया, शीत हो गया, इस तरह का हो गया। और अत्यधिक जागरण करते थे, क्योंकि वो ऐसे काम में थे कि रात में नाइट शिफ्टिंग उनकी होती थी, कुछ ऐसे काम करते थे। तो इस तरह के इसमें जो बताया गया है, अत्यधिक जागरण, मैथुन, व्यायाम, ये सब चीजों से करने से रोकना है। मल मूत्र का वेग भी नहीं रोकना है, जैसे कि शास्त्र में बताया है। अत्यधिक श्रम नहीं करना है, व्यायाम बिल्कुल नहीं करना है, जिससे धातु क्षीणता और जाएगी उसे। रात्रि जागरण बिल्कुल मना कर दें। अत्यधिक प्रवास भी मना करें, जिससे वात की वृद्धि होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत उपयोगी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को, सभी चिकित्सक मित्रों को प्रदान की है। और हम